कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, जो पैसिफिक के रीजन्स थे उनको कैसे कॉलोनाइज किया गया। बाकी इंडिया की कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस तो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते ही हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन था वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कैसे फैला। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेशन देख लेनी होगी कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया है कहाँ। ये एशिया के सब रीजन्स हैं। ये है नॉर्थ एशिया, ये है ईस्ट एशिया जिसमें चाइना, मंगोलिया और जापान, कोरिया आ जाते हैं। ये है सेंट्रल एशिया जिसे आप मिडिल ईस्ट भी कह देते हो, बिकॉज अगर आप यूएसए की लोकेशन से देखिए या ब्रिटेन की लोकेशन से देखिए तो ये ईस्ट में आ जाता है। और ये है वेस्ट एशिया। तो आज हम बात करने वाले हैं इस जो हमारा सब टॉपिक है कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ। ये जो पूरा रीजन है इंडिया साउथ एशिया में आ जाता है और आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो सार्क के नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। तो सब रीजन आपने देख लिया। अब आप पिक्चराइज कर पाएंगे कि एक्चुअली हम किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे रीजन में जो दो मेजर की प्लेयर्स थे, एक तो था रशिया, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, और दूसरा था यूके। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में राइवलरी थी कि आखिर इस पूरे रीजन को कौन कितना कॉलोनाइज करेगा, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सेंट्रल और वेस्ट एशिया में जो मेन राइवलरी थी वो रशिया और ब्रिटेन के बीच में थी। ये बात मैंने आपको बताई। लोकेशन आपको पिक्चराइज हो रही है कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया कहाँ है। फिर से देख सकते हैं, ये है रेड कलर में जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल और वेस्ट एशिया है और यही इसी पूरे हिस्से के कॉलोनाइजेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, रशिया वांटेड एक्सेस टू सी फॉर ट्रेड एंड दस डिजायर्ड टू कंट्रोल द पोर्ट्स। रशिया चाहता था कि जो आसपास के सी के इलाके हैं वहां पर उसका ट्रेड फ्रिक्वेंट हो जाए, इसीलिए वो इस पूरे रीजन के जो पोर्ट्स थे उन पर अपना कब्जा चाहता था। और इसीलिए रशिया ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी कि आसपास के रीजन पे हमला किया जाए और उन्हें अपने एम्पायर में मिला लिया जाए, जिससे ब्रिटेन को खतरा महसूस होने लगा। क्योंकि अगर इस रीजन पे कब्जा किया जाता तो ब्रिटेन का इंडिया तक आने का रास्ता भी रोका जा सकता था और इसीलिए ब्रिटेन इस बात को लेकर काफी चिंतित था। दोनों के बीच में जो ये राइवलरी थी ये 1907 तक चलती रही, जिसके बाद इनके रिलेशंस काफी टेंशन वाले हो गए। रशिया ने अपने इस एक्सपेंशन की पॉलिसी को क्रीमियन वॉर के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था। क्रीमियन वॉर जिसमें रशिया की हार हुई थी, ये 1853 से 56 तक चला था, जिसके बारे में हमने बात की थी जब हम इटालियन यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे, जहां पर इटली से कैबूल ने बिना इन्विटेशन के 17,000 की अपनी फोर्स को भेज दिया था। तो देखिए जो क्रीमियन वॉर था इसमें एक और रशिया था और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन एम्पायर था और सार्डिनिया भी था जो कि इटली का हिस्सा बन गया बाद में, सार्डिनिया पीडमोंट। इन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी थी जो कि कैबूल की एक स्ट्रेटजी थी। बाद में जब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जो विक्टर्स थे उनके द्वारा, तो सार्डिनिया को भी इनवाइट किया गया था। तो ये कहानी तो हमने पहले भी जानी हुई है। लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए, ये है रशियन एम्पायर और यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है क्रीमिया। यहाँ पर इस मैप में तो इसे दिखाया गया है रशिया का पार्ट, रशियन एम्पायर का पार्ट बताया गया है, बट इनिशियली ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था तो रशिया ने इस हिस्से पर हमला करके, ये ब्लैक सी है जो ये क्रीमिया लिखा हुआ है, ये ब्लैक सी है। ठीक है, तो इस हिस्से को वो अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर फिर उनकी लड़ाई होती है फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, टर्की के साथ, और यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये है सार्डिनिया पीडमोंट की लोकेशन। तो इन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी थी, तो इन सभी ने मिलकर रशिया को हरा दिया। और उसके बाद रशिया ने आसपास के इलाकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि अगर उसके पास टेरिटरी नहीं होगी, उसके पास सी पोर्ट्स नहीं होंगे तो उसका ट्रेड कमजोर होगा, वो कमजोर होता चला जाएगा और ये जो राइवल्स हैं ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो रशिया ने जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उसको अपना लिया। क्रीमियन वॉर, इन द क्रीमियन वॉर रशिया वांटेड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ वीकनिंग ऑटोमन एम्पायर, लेकिन इसमें उनकी हार हुई। ये बात हम कर चुके हैं। 1858 की बात करते हैं। रशिया ने उस दौरान, अब हम रशिया के तरीके से एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि रशिया और ब्रिटेन ही की प्लेयर्स हैं इस रीजन में। तो 1858 में रशिया ने चाइना को फोर्स किया कि चाइना अपनी एक बहुत बड़ी टेरिटरी रशिया को सौंप दे, नहीं रशिया उनके ऊपर हमला करेगा। एक रिवर अमुर है, उसके नॉर्थ का पूरा हिस्सा रशिया ने चाइना से ले लिया। तो चाइना ने क्यों अपनी टेरिटरी रशिया को बिना किसी विरोध के, धमकी मात्र के कारण दे दी? कारण ये था कि चाइना उस समय काफी कमजोर था। ये बातें जब हम चाइना में कोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे तो देखेंगे भी, उस समय जो चाइना था वो सेकंड ओपियम वॉर जो था वो हार गया था, वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी और वो रशिया के अटैक को झेलने की स्थिति में था नहीं, इसीलिए उसने रिवर एमुर का जो नॉर्थ का हिस्सा था वो रशिया को सौंप दिया। लोकेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए मैप में, ये है रिवर एमुर। ठीक है, और इसके नॉर्थ का जो पूरा हिस्सा था वो चाइना का हुआ करता था, वो रशिया को दे दिया गया। ये हिस्सा अभी भी रशिया के पास है, इस पर अभी भी कंटेंशन बना रहता है। चाइना इसे लेने का प्रयास करता रहता है, बट अभी कुछ इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि रशिया हो सकता है इकोनॉमिकली कमजोर हो कंपैरिजन टू चाइना, बट उनकी मिलिट्री पावर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उन्होंने यूएसएसआर की लीगेसी ली थी। रशिया ने यूएसएसआर की लीगेसी ली थी और यूएसएसआर जो है वो एक समय में यूएसए को टक्कर दिया करता था, तो उनकी आर्मी अभी भी स्ट्रॉन्ग है और चाइना सीधे तौर पर रशिया से नहीं भिड़ना चाहेगा ओवर द इशू ऑफ दैट रीजन। इसके बाद वही बात यहाँ पे बताई गई है, दिस गेव रशिया अ पोर्ट इन वेस्टर्न पैसिफिक। उसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक में रशिया को एक पोर्ट मिल गया जिससे वो ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर इस पूरे इशू में यहाँ के जो लोकेशन थी वहां पर हमने देखा रशिया इन चाइना, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। इंपीरियल रशिया सक्सेसफुली डिमांडेड एंड एक्वायर्ड सम टेरिटरी फ्रॉम चाइना इन 1858। 1858 में उन्होंने धमकी दी थी और जो लाइट येलो कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये उन्होंने 1858 में ले लिया था चाइना से, और ये जो डॉटेड लाइन है वो चाइना की प्रेजेंट टेरिटरी है। और उसके बाद 1860 में उन्होंने ये एरिया भी उनसे ले लिया था, तो उनको एक पोर्ट मिल गया जिससे रशिया जो था वो इस पूरे रीजन में डोमिनेट करने लगा। टू चेक रशियन इन्फ्लुएंस इन तिब्बत, तिब्बत में रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन ने अपनी ट्रूप्स को 1904 में वहां भेज दिया और तिब्बत की फॉरेन पॉलिसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। कहा कि आप ऑटोनोमस रीजन है लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारे अंडर में रहेगी। उद्देश्य यही था कि वहां पर रशिया अपना प्रभाव न जमाने पाए। रशिया 1904-1905 में जो एक युद्ध रशो जापानीज वॉर हुआ था जहां पर जापान ने रशिया के ऊपर हमला करके सरप्राइजिंगली रशिया को हरा दिया था। मतलब जापान के बारे में किसी को लगता नहीं था कि जापान इतने बड़े रशियन एम्पायर को हरा सकता है। रशिया बहुत बड़ा था ज्योग्राफिकली, मतलब आप देखें तो ग्लोब पर आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया का दिखेगा। फिर जब खबर फैली कि एक देश ने रशिया को हरा दिया, नाम क्या है जापान, तो लोगों ने मैप में देखा कि ये इतना छोटा सा देश है और ये इतने बड़े एम्पायर को हरा देता है, जापान रशिया को हरा देता है जापान। तो फिर देखिए इसका प्रभाव हमारे नेशनल मूवमेंट पर भी पड़ा था कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था, नेशनलिस्ट को लगा जब जापान जैसा देश रशिया जैसे बड़े एम्पायर को हरा सकता है तो फिर हम ब्रिटिशर्स से इतना खौफ क्यों खाते हैं। और ये जो यूरोपियंस ऐसा नहीं कि हराया नहीं जा सकता, इन्हें हराया जा सकता है। अब देखिए इस वॉर में हारने के बाद रशिया काफी कमजोर हो गया था या फिर उसका मोराल भी डाउन हो गया था, तो 1907 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली जहां पर तिब्बत और अफगानिस्तान को ब्रिटिश एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस स्वीकार कर लिया रशिया ने मान लिया कि ठीक है यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है। आप देखेंगे कि बहुत ही सरप्राइजिंगली ऐसे कॉलोनीज को डिवाइड किया जाता था, ऐसे वो लोग आपस में बांट लेते थे जैसे कि बर्थडे के केक को बांटा जा रहा हो कि हाँ ये हिस्सा आप ले लीजिए और ये आप ले लीजिए, ऐसे वो लोग कॉलोनीज का बंटवारा करते थे। दस ब्रिटिश वर एबल टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब देखिए
तिब्बत का रीजन इधर उन्होंने अलग कर दिया, बफर जोन डिक्लेयर कर दिया, उधर अफगानिस्तान को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिया में अब रशियंस के आने का जो एक दायरा था वो खत्म हो गया, मतलब एक बफर जोन बीच में आ गया था, तो रशियंस इंडिया में नहीं आ पाए, इसे ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली चेक कर दिया। अब बात करते हैं पर्शिया, जो आज का ईरान है। 1907 के इस एग्रीमेंट के तहत जो नदन ईरान था उसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया स्वीकार कर लिया गया, और जो सदर्न ईरान था उसे ब्रिटेन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डिक्लेयर कर दिया गया, और जो सेंट्रल ईरान था उसे बफर जोन बना दिया गया, बिना ईरान की लोकल गवर्नमेंट से बातचीत किए और बिना पूछे। अब इस तरीके से उन्होंने ईरान को आपस में बांट लिया। जैसे आपके पास जब कोई एक पिज्जा आता है तो आप उसमें से एक एक पीस अलग करके दोस्तों में बांट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों ने मिलकर ईरान को बांट लिया। लोकेशन देखना चाहते हैं, मैप में देखिए, ये ईरान का मैप है, ये एरिया था पर्शिया का जो आज का ईरान है, उसे रशियन जोन बना दिया गया, इस एरिया को ब्रिटिश जोन बना दिया गया, और ये जो एरिया है इसे न्यूट्रल जोन बना दिया गया। मतलब यहाँ पे ना तो ब्रिटिशर्स जाएंगे और ना ही रशियंस आएंगे, जिससे कि दोनों आपस में टकराए नहीं और दोनों अपने अपने एरिया में काम करते रहे। तो लोगों ने आराम से इस पूरे जोन को बांट लिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे ये लोग पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एशिया में ब्रिटेन के पास इंडिया था, सिलोन जो आज का श्रीलंका है वो था, अफगानिस्तान था, बर्मा था। मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट एक्सेप्ट चाइना वॉज स्क्रैम्बल्ड बाई 1871। 1871 तक चाइना को छोड़ के एशिया के ईस्टर्न हिस्से तक लगभग हर हिस्से को कब्जे में लिया जा चुका था। रशिया हैड 1/3 ऑफ द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। एशिया का 1/3 हिस्सा लगभग रशिया ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। इन द ईस्ट एशिया चाइना एंड जापान वर इंडिपेंडेंट। अगर देखा जाए तो ईस्ट एशिया में केवल जापान और चाइना ही थे जो कि इंडिपेंडेंट थे। जापान खुद ही एक इंपीरियलिस्टिक पावर बन गया, क्योंकि वहां पर 1868 के बाद काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो उन्होंने तो, उनको कौन अपना एम्पायर बनाता, उन्होंने तो खुद ही अपने एम्पायर तैयार करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट इन एशिया जापान वाज द ओनली इंपीरियल पावर जो कि अन्य देशों के ऊपर हमला करके उन्हें अपनी कॉलोनी बना रहा था। बाकी किसी अन्य एशियन कंट्री ने ऐसा किया नहीं, उन्हें सिर्फ कॉलोनी बनाया गया था, उन्होंने कभी कोई कॉलोनी नहीं बनाई, जबकि जापान ने यह काम बड़े सक्सेसफुली किया। और 1890 1890 के बाद जापान एक इंपीरियलिस्ट पावर हो गया। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए, जापान तो खुद ही एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गया, यही दोनों आजाद बचे थे। तो अब जो सारी लड़ाई थी वो चाइना के लिए होने लगी कि चाइना में कौन सा हिस्सा किसके पाले में आएगा। तो ये जो टारगेट था सभी यूरोपियन पावर्स का, इंक्लूडिंग जापान जो खुद भी एक इंपीरियलिस्ट पावर बन चुका था, इन सभी के बीच में चाइना के लिए मारामारी होने लगी। जापान ने जब अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया तो देखिए उन्होंने कैसे अपने पूरे एम्पायर को यहाँ पे खड़ा किया। उन्होंने इन सभी आइलैंड्स को अपने कब्जे में लिया, और यहाँ पर जो कोरिया था, यहाँ पर ये जो आइलैंड है, इन सभी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो चाइना के आसपास के सभी इलाके जापान ने भी कॉलोनाइज किए थे। अब जैसे कि हमने बात की कि दो ही इंडिपेंडेंट नेशंस बचे थे ईस्ट एशिया में, एक था जापान, दूसरा था चाइना। जापान खुद ही एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गया, तो बचा था यहाँ पर चाइना। अब सारी मारामारी चाइना के लिए होने वाली थी। चाइना को पुर्तगीज ने 1514 में डिस्कवर कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पहले चाइना था नहीं, चाइना उसके पहले भी था, उन्होंने रूट डिस्कवर कर लिया था कि कैसे चाइना तक जाना है। उन्होंने ट्रेड रिलेशंस भी स्टैब्लिश किए। हालांकि जो ट्रेड रिलेशंस स्टैब्लिश किए जाते थे वो 1557 तक कैंटन शहर से ही किए जाते थे। मतलब जो चाइनीज एम्परर्स थे वो बहुत ज्यादा अलाउ करते नहीं थे कि आप कहीं से भी आके व्यापार करो। कैंटन एक शहर है जिसको आगे मैं आपको मैप में लोकेट कर दूंगा। चाइना ने एक सेक्युलरिज्म की पॉलिसी अपना रखी थी, मतलब बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करते थे वो, उनके पास काफी कुछ अपना खुद का होता था, और वो इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेड को ओपन करते नहीं थे। यूरोपियन पावर्स बड़े परेशान थे। जैसे इंडिया में बड़े आसानी से वाकई अपनी पैर जमा पाए थे, बिकॉज यहाँ के रूलर्स ने उनको खुले हाथों से इनवाइट किया था कि आप आइए ट्रेड करिए, और फिर उनकी मदद लेके अपनी इंटरेस्ट भी पूरा करते थे। यूरोपियंस का सहारा लेके वो दूसरे राजा से लड़ाई लड़ते थे, तो फिर बाद में इसका फायदा यूरोपियंस ने भी उठाया। लेकिन चाइनीज एम्परर्स ऐसा कर नहीं रहे थे, उन्हें ट्रेड ही नहीं करने दे रहे थे। इसी को आधार बना के कि वहाँ पर यूरोपियंस अपना इन्फ्लुएंस बना सके, उन्होंने ओपियम वॉर्स लड़े 19वीं सेंचुरी में, जिसके बाद चाइना ने अपने आप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन किया। अब वहाँ पर कोई भी जाकर ट्रेड कर सकता था। ये कहानी कैसे बड़ी वो भी हम आगे जानेंगे। हिस्टोरिकली जो चाइना था वो एक नेशनल यूनिटी के तौर पे मांचू डायनेस्टी के अंतर्गत था, जो कि 1640 से लेकर 1911 तक वहां पे रूल करती है। काफी लंबा समय था मांचू राजवंश का, वहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक रूल किया था। 1840 से लेकर 1949 तक जब मॉइस्ट वहां पर पावर में आए, उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। तो वो जो पीरियड था वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस का पीरियड था, जिस समय बहुत सारा डिसइंटीग्रेशन हुआ, सिविल वॉर्स भी हुए, और चाइना को कई सारे टुकड़ों में तोड़ा गया या फिर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लिया गया। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब सीधे तौर पे तो वहां पे कब्जा नहीं जमाया जाता था, लेकिन वो उस हिस्से की पूरी इकोनॉमी को अपने अंडर में ले लेते थे। वहां की टैक्स पॉलिसी उनके हिसाब से होती थी, और वहां पर कोई अन्य यूरोपियन पावर जाके अपने व्यापार को नहीं बढ़ावा देते थे। अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने बात की कि जो चाइनीज रूलर्स थे वो इन्हें आने नहीं दे रहे थे, इन्हें ट्रेड करने नहीं दे रहे थे। 19वीं सेंचुरी में चाइना की जो सरकार थी वो काफी कमजोर हो रही थी, मांचू डायनेस्टी कमजोर हो रहा था। ब्रिटेन एक मेजर ट्रेड पार्टनर था चाइना के साथ, लेकिन चाइना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, चाइना नहीं बल्कि ब्रिटेन बहुत ट्रेड डेफिसिट में रहता था। चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता था। इसका कारण ये था कि चाइना कई सारे एरियाज में सेल्फ सफिशिएंट था, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, और इसीलिए वो इंपोर्ट बहुत कम करते थे। और ब्रिटिशर्स ट्रेड के दौरान बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करते थे, और इससे उनका बहुत ज्यादा पैसा चाइना में जा रहा था। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स ना केवल ये ट्रेड डेफिसिट झेल रहे थे, बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत महंगे पड़ रहे थे उनको। टी और सिल्क जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे चाइना के, वो उसको ब्रिटिशर्स को केवल गोल्ड के बदले में देते थे। मतलब सोना दो तभी ये सामान आप ले जा सकते हो। तो ये ट्रेड बड़ा महंगा पड़ रहा था, और आपको पता है ब्रिटिशर्स की आदत खराब हो चुकी थी। आदत क्यों खराब हो चुकी थी? क्योंकि वो इंडिया में थे, और इंडिया में वो खुलेआम व्यापार कर रहे थे। वो यहीं के पैसे से यहाँ का रॉ मटेरियल उठाते थे, लेके जाके प्रोसेस करते थे, और वही सामान लाके यहाँ बेच देते थे। उनका कुछ भी नहीं लगना था, पूरा फायदा हो रहा था। दूसरी ओर चाइना में इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट वो झेलने वाले थे नहीं, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला कि हमला कर देते हैं चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना के ऊपर हमला ऐसे कैसे कर देते हैं? एक बहाना चाहिए, और बहाने के लिए उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की। स्ट्रेटजी के तौर पे, हालांकि इसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी था, उन्होंने ओपियम यानी कि अफीम को, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, उसे उसका स्मगलिंग शुरू कर दी चाइना में। चाइना में इसे सीक्रेट तरीके से भेजा जाने लगा। वहां के राजा ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते थे, उन्हें पता था कि ऐसे प्रोडक्ट्स का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इससे जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
चाइना के राजाओं ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ओपियम को चाइना में नहीं भेज सकते। वहां के जो यूथ से वो बर्बाद हो रहे थे, मतलब ओपियम का जो कंजम्पशन था बहुत तेजी से बढ़ गया था। और जब वहां के राजा ने इसका विरोध किया तो फर्स्ट ओपियम वॉर लड़ा गया। क्योंकि जो सेंटर में कॉज था वो ओपियम था, इसीलिए इसे फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है। ये 1840 से 42 के बीच में लड़ा गया पहला, और दूसरा 1858 में लड़ा गया। फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद कई सारे ट्रेड कंसेशंस भी चाइना को ब्रिटिशर्स को देने पड़ गए। लोकेशन देखिए, ये है हांगकांग। यहाँ पर देखिए बड़े मैप में दिखाया गया है, तो ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है ये लोकेशन हांगकांग की है। और अगर मैं यहाँ पर मैप में दिखाऊं तो ये है हांगकांग, और ये है मकाऊ है यहाँ पर, बाकी और कुछ पोर्ट सिटीज हैं। तो ये आपने मैप में देख लिया हांगकांग की लोकेशन को, जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब देखिए चाइना के ऊपर फ्री ट्रेड को इंपोज कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स अब आराम से ट्रेड कर सकते थे किसी भी चाइनीज ट्रेडर के साथ। पहले क्या होता था, जब उन्होंने सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपना रखी थी तो वो किसी को भी ट्रेड नहीं करने देते थे। कुछ सिलेक्टेड व्यापारी होते थे जिन्हें अलाउ किया जाता था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, आप किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते। जो ऑथराइज्ड हैं आप उन्हीं के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो अब फ्री ट्रेड हो गया, मतलब ब्रिटिशर्स किसी भी चाइनीज व्यापारी के साथ ट्रेड कर सकते थे। इस फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद एक डिप्लोमेट परमानेंटली चाइना में रख दिया गया, जो कि उनकी पॉलिसीज को ओवरसी करता रहता था। जो ब्रिटिश सिटीजन चाइना में थे, अब उन्हें ब्रिटिश लॉ के तहत प्रोसिक्यूट किया जाने लगा। जैसे पहले अगर वो कोई गलती करते हैं तो जो चाइना का कानून है उसके तहत उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन इस वॉर के बाद अब ब्रिटिश लॉ को इंपोज कर दिया गया, मतलब ब्रिटिश लॉ के तहत ही वहां पे जो लोग रह रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के, उन्हें ट्रीट किया जाएगा। ये जो दो ओपियम वॉर्स थे, मतलब अभी एक ओपियम वॉर और भी होना है, उसके बीच में कई सारे अन्य यूरोपियन नेशंस भी इंक्लूडिंग यूएसए, उन्होंने कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किए। जहां पर चाइना ज्यादा लेवरेज देना चाहता था, वो इन यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा फायदा नहीं देना चाहता था, और इन्हीं कई सारे कारणों से सेकंड ओपियम वॉर होता है। मतलब मुद्दा ये था कि अन्य जो यूरोपियन नेशंस थे वो और ज्यादा लेवरेज चाहते थे चाइना में व्यापार करने के लिए। हालांकि बहाना कुछ और लिया गया, जैसे यहाँ पर ओपियम को बहाना लिया गया। ओपियम एक मुद्दा बड़ा बना हुआ था, इसीलिए इसे सेकंड ओपियम वॉर बोलते हैं। लेकिन जो इमीडिएट कॉज था वो एक क्रिश्चियन मिशनरी की हत्या थी। वहां पर एक क्रिश्चियन मिशनरी को मार दिया जाता है, इसी बात को आधार बनाकर अटैक कर दिया जाता है चाइना के ऊपर। और जो सेकंड ओपियम वॉर था उसे लड़ा जाता है, जिसमें अगेन जो यूरोपियन पावर्स थी वो जीत जाती हैं, और जो ट्रीटीज पहले साइन की गई थी फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद उसे रिवाइज किया जाता है, और ज्यादा चाइनीज पोर्ट को ओपन कर दिया जाता है ट्रेड के लिए। यूरोपियन शिप्स गॉट राइट ऑफ ट्रांजिट इन चाइनीज रिवर्स। अब यूरोपियन शिप्स को अलाउ कर दिया गया कि वो चाइनीज रिवर्स में जाकर अपना व्यापार कर सकते थे। यूरोपियंस फ्रीली चाइना में कहीं भी ट्रेवल कर सकते थे। चाइना ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी लाइफ की गारंटी दी, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दी, और बाद में उन्हें चाइना में कहीं भी चर्चेस को एस्टैब्लिश करने का अधिकार भी दिया गया। आयरॉनिकली ऑल दिस रिलीजियोसिटी import into China, the opium trade was also legalized. You can understand, opium was the core issue जिसके आधार पर ये दोनों लड़ाई लड़ी गई थी कि ओपियम का इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। तो इन दोनों लड़ाइयों में चाइना को हराने के बाद वहां पर ओपियम को भी लीगलाइज कर दिया गया। आफ्टर द सेकंड ओपियम वॉर, मेनी मोर यूरोपियन नेशंस, सम साउथ अमेरिकन नेशंस एंड जापान एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना। उसके बाद कई सारे देशों ने खुले तौर पर चाइना के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया, यूरोपियन नेशन, साउथ अमेरिकन नेशन, सभी कंट्रीज ने। इसके बाद चाइना अलग अलग इंपीरियलिस्ट पावर्स के लिए ओपन हो गया, जो वहां पर जाकर अपना एरिया ऑफ स्फीयर या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो था वो चाइना में एस्टैब्लिश कर सकते थे। 1858 में चाइना काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि वो सेकंड ओपियम वॉर में हारा था, और वहां पे टाइपिंग रिबेलियंस भी रेबल कर रहे थे वहां की सत्ता के खिलाफ। तो 1858 में इन्हीं सब स्थितियों का बहाना लेकर या फिर इन्हीं स्थितियों को भांपकर रशिया ने हमला करने की धमकी दी, और कहा कि अगर आप हमला नहीं चाहते हैं तो रिवर एमोर के नॉर्थ का हिस्सा हमें सौंप दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। चाइना उस समय इस स्थिति में नहीं था कि रशिया के अटैक को झेल सके। उन्होंने रिवर एमोर के नॉर्थ के हिस्से को रशिया को सौंप दिया। ठीक है, चाइना ने रशिया को सौंप दिया। हम बात कर रहे थे टाइपिंग रिबेलियन के बारे में, जो कि 1850 से 1864 के बीच में वहां पर रेबल कर रहे थे। ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि वहां की सत्ता के खिलाफ था, और इसने चाइना को या फिर मांचू राजवंश को काफी कमजोर कर दिया था। हालांकि वहां की प्रोविंशियल आर्मीज ने इन्हें कुचल दिया, लेकिन इस कमजोरी की स्थिति में उन्हें रिवर अमूर के नदन हिस्सों को रशिया को सौंपना पड़ गया। जापान ने भी चाइना में इन्वाइट किया 1894 से 95 के बीच में, और चाइना के कई सारे हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया, स्पेशली मंचूरिया। मंचूरिया की लोकेशन यहाँ पर देखिए, यह हिस्सा जापान ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि उस समय एक इंपीरियल पावर के रूप में इमर्ज होकर आ रहा था। और कई सारे अन्य हिस्से भी जापान ने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ले लिए, मतलब कि वहां पर केवल जापान ही ट्रेड करेगा। उसके बाद बॉक्सर राइजिंग होती है 1899 1900 में। ये एक वायलेंट एंटी फॉरेन एंटी क्रिश्चियन रिवोल्ट था जो वहां के रीजनल लोग कर रहे थे। ब्रिटिश डिप्लॉयड इंडियन सोल्जर्स टू पुट इट डाउन, और उसके बाद इंडिया से सोल्जर्स को भेजा गया चाइना में इस रेबल को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये यूरोपियंस के खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। जापान इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द रशियन जापान वॉर ऑफ 1904-1905। उसके बाद जापान ने अटैक किया रशिया के ऊपर, उसमें वो जीत भी गए। उन्होंने रशिया को रिप्लेस कर दिया और कई सारे चाइना के हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर इस मैप में आप जापानीज कोलोनाइजेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। यहाँ पर रीजन्स एंड ईयर्स बताए गए हैं कि कौन से हिस्से को जापान ने किस साल में अपने कब्जे में लिया। 1910, 1931, 1905, 1875, 1875, 1899, 1920, 1887, 1895 एंड 1839। ये जो रीजन्स हैं इन्हें अलग अलग सालों में जापान ने अपनी इंपीरियल पॉलिसी के तहत अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंतर्गत लिया या फिर इन पर कब्जा कर लिया। तो जापान एक बड़े एशियन इंपीरियलिस्ट पावर के रूप में उभरकर सामने आया। 1916 से 1928, 1916 से 1928 के बीच में चाइना में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जो जनरल्स थे वो प्राइवेट आर्मीज के साथ अलग अलग हिस्सों पे अपना कंट्रोल जमाए हुए थे, और इस एरा को एरा ऑफ वॉर लॉर्ड भी कहा जाता है या वॉर लॉर्ड एरा कहा जाता है, बिकॉज कई सारे लॉर्ड्स हुआ करते थे जो लड़ाइयां लड़के अपनी आर्मीज के आधार पर अलग अलग हिस्सों में कब्जा जमाए हुए थे। तो आप ये बात भी समझते रहिएगा कि अगर आ जाए एरा ऑफ वॉर लॉर्ड्स इन चाइना तो आपको ये बात, ये पीरियड याद रखिएगा कि 1916 से 1928 का जो समय था, मांचू राजवंश को खत्म कर दिया गया था 1911 में। उसके बाद 1949 में जो चाइना था वो कम्युनिस्ट कंट्री बना, लेकिन उसके बीच में ये जो पीरियड था 1916 से 1928 का, इसे कहा जाता है वॉर लॉर्ड एरा, जहां पर अलग अलग हिस्से में अलग अलग जो जनरल्स थे वो रूल कर रहे थे। इट वॉज KMT,
या इसे नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जा रहा था, जो कि वॉरलॉर्ड एरा में डोमिनेट करने लगा और उसने 1928 में इस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने पूरे चाइना को डोमिनेट कर दिया। बाद में सन्यास सिंह और चियांग काई शेक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स के रूप में ये लोग उभर के आए, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम चाइनीज रिवॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। केम्प्टी ने एक सिविल वॉर लड़ा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो विक्टोरियस हुए 1949 में, जिसके बाद चाइना को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गया और चियांग काई शेक जो थे वो ताइवान चले गए, वहां पे वो गवर्नमेंट इन एक्साइल चलाने लगे। तो ये कुछ बेसिक बातें आप जानते रहिए, बाकी आगे के बारे इस मुद्दे पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे भी। अब पैसिफिक रीजन में कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने चाइना के बारे में जान लिया, हमने एशिया के कई सारे हिस्सों के बारे में जानकारी ले ली, अब हम पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। देखिए, मलाया पेनिनसुला पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, अफ्रीका पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो वो एशिया के अन्य हिस्सों के ऊपर या फिर पैसिफिक रीजन पे एक क्वेश्चन पूछ लें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। देखिए, 1900 के दौरान लगभग सभी पैसिफिक आइलैंड्स को कोलोनियल कंट्रोल में ले लिया गया था। यूएसए 1823 में मुंडो डॉक्ट्रिन पब्लिश किया गया यूएसए के द्वारा, जिसमें उन्होंने दो बातें कही। पहली थी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड हेजीमनी ऑफ यूएस इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उन्होंने बोला कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव है, तो यहाँ पर अन्य कोई कोलोनियल पावर नहीं आएगी, और अगर वो आती है तो फिर उसे अमेरिका के साथ कंटेस्ट करना होगा। इट इज सेड दैट यूएस वुड नॉट इंटरफेयर इन यूरोपियन अफेयर्स। उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए जो है वो यूरोपियन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, आप कहाँ कौन सी कॉलोनी बना रहे हो आपको बनाना है, लेकिन आप अमेरिका के बैकयार्ड में नहीं आएंगे। अगर कोई भी आकर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की किसी लोकेशन में कॉलोनी स्टैब्लिश करने का प्रयास करता है तो इसे यूएसए एक्ट ऑफ एग्रेशन मानेगा। यूएसए उस समय तक काफी डोमिनेट करने लगा था, वहां की इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, यूएसए एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज होकर आ रहा था, जिसे हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इस स्थिति में आकर यूएसए के आसपास के रीजन्स में कॉलोनीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है तो इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन स्वीकार किया जाएगा। यहां तक देखिए, यूएसए ये दिखाना चाह रहा था कि वो एक कोलोनियल पावर नहीं है या फिर वो एक इंपीरियलिस्ट पावर नहीं है, वो किसी देश के ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके आसपास के एरियाज में कोई अन्य कंट्रीज आकर कॉलोनीज ना स्टैब्लिश करें। लेकिन 1890s के दौरान यूएसए खुद एक इंपीरियलिस्ट पावर बनने लगा। इट स्टार्टेड टू ब्रिंग एरियाज आउटसाइड अमेरिका। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर तो मोनो डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद सिविल वॉर होता है 1860-65, और सिविल वॉर के बाद जो यूएसए था वो बहुत तेजी से इमर्ज होने लगा। तो 1890s में यूएसए एक नए इंपीरियलिस्ट पावर के रूप में इमर्ज हुआ। इन्होंने अमेरिका के बाहर कई सारे अन्य हिस्सों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू किया, और उन्होंने ये जो बैकयार्ड का कॉन्सेप्ट था, जो पहले उन्होंने मोनो डॉक्ट्रिन में दिया था कि हमारे बैकयार्ड में नहीं आएंगे, अभी बैकयार्ड क्या था, अभी बैकयार्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने पैसिफिक के दूर दराज के इलाकों को भी अपना बैकयार्ड डिक्लेयर कर दिया। बाई 1881 यूएसए ने हवाई आइलैंड को क्लेम करना शुरू कर दिया और कहा कि ये अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि ये अमेरिका के बैकयार्ड में आता है। उसके बाद 1898 में स्पेन के साथ यूएसए की लड़ाई होती है, जिसे स्पेनिश यूएस वॉर कहा जाता है, जो कि क्यूबा के ऊपर लड़ा गया था, जिसमें देखिए जो पोर्टो रिको और क्यूबा की लोकेशंस थी वो स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी अमेरिका के आसपास। तो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी गई, स्पेनिश यूएस वॉर। लोकेशन देखना चाहते हैं तो देखिए हवाई आइलैंड यहाँ पर है, ठीक है, ये हवाई आइलैंड है और ये यूएसए है। यहाँ पर देखिए क्यूबा है, इसके मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही थी स्पेन के साथ। यहाँ पर एक मैप और आप देख सकते हैं, ये फिलीपींस है, ये गुआम है, ये है प्यूर्टो रिको, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इन मुद्दों पर यूएसए ने स्पेन के साथ लड़ाई लड़ी इस रीजन में। अब देखिए उसके बाद जो स्पेनिश कॉलोनीज थी पैसिफिक रीजन में, फिलीपींस, वो भी यूएसए के अटैक के अंडर में आए। फिलीपींस की लोकेशन मैंने आपको दिखाई और कंसिक्वेंटली बाद में उन्हें एनेक्स भी कर लिया गया। स्पेन से प्यूर्टो रिको और गुआम जो आइलैंड्स थे उन्हें यूएसए ने अपने अंडर में ले लिया। क्यूबा को लीगली इंडिपेंडेंट किया गया, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के कंट्रोल में रही। लोकेशंस अगर आप फिर से देखना चाहते हैं जिनका मैंने नाम लिया तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुआम, ये है फिलीपींस, यहाँ पर है प्यूर्टो रिको, और बाकी वो लोकेशन हवाई आइलैंड की लोकेशन जो थी वो तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दी थी, ये है हवाई आइलैंड, ठीक है। अब देखिए जो हवाई आइलैंड था उसे ऑफिशियल यूएसए ने 1898 में एनेक्स कर लिया। आइलैंड ऑफ गुआम एंड हवाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इवेंट टुडे। ये लोकेशंस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उन्हें कुछ समय पहले हम ये धमकी दी थी कि वो गुआम आइलैंड के ऊपर मिसाइल्स फेंकेंगे, हमला करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली ये पैसिफिक ओशन में काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना को कंटेन करने के लिए भी। समोआ जो आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है, वो भी यूएसए, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच की जो राइवलरी है उसका विक्टिम बना। 1899 में जो समोआ आइलैंड है उसे यूएसए और जर्मनी ने आपस में डिवाइड कर लिया, ब्रिटेन को कहीं और कंपनसेट कर दिया गया। समोआ आइलैंड की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर है ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर एशिया की लोकेशन है। तो यहाँ पर सेंटर में समोआ आइलैंड पड़ता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी ब्रिटेन के केस में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो सेटलर्स थे वो चाहते थे कि उनके आसपास की टेरिटरीज पर ब्रिटेन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के रखे। फिजी के जो लोग थे उन्होंने वहां के ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद 1885 में ब्रिटिशर्स ने फिजी को अपने कंट्रोल में लिया। 1885 में ब्रिटेन और जर्मनी ने जो ईस्टर्न हाफ हिस्सा है न्यूगिनी का उसे डिवाइड कर लिया आपस में, जबकि वेस्टर्न हाफ पे जो डच रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो पैसिफिक रीजन्स के आइलैंड्स थे उनको कोलोनाइजेशन के अंतर्गत कब्जे में लिया गया। तो यहाँ पर हमने कई सारे हिस्सों पर चर्चा कर ली है, और आगे का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डीकोलोनाइजेशन और कई सारे